दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। दोस्तों इसके पिछले भागों में हम इस अध्याय के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और इसके जो 7वां भाग था उसमें हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जिनमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किए थे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न शामिल किए थे उन पर विस्तार से चर्चा की थी और आपको उनके बारे में बताया था। आज का जो भाग है भाग 8, इसमें हम बात करेंगे इसकी कुछ और प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे जिनमें हम बात करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की और निबंधात्मक प्रश्नों की। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, ये जो दोनों तरह के जो प्रश्न होते हैं इनमें कई बार समझ का इस्तेमाल किया जाता है और उत्तर लेखन की जो शैली है वो आपकी होती है। हम यहाँ केवल आपको एक मॉडल उत्तर प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर ये बताते हैं कि उत्तर में आपको क्या क्या चीजें शामिल करनी होती है। तो लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, चाहे आप उन्हें पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं या उन्हें बिंदुवार लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बिंदु आपको बताए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाते हैं, उनको आपको अपने उत्तर में अवश्य शामिल करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अमेरिका के यूरोप वासियों तथा मूल निवासियों की पारस्परिक धारणाओं का उल्लेख कीजिए। जब हमने देखा कि यूरोपवासी अमेरिका में आए तो वहां के मूल निवासियों से उनका सामना हुआ, तो विभिन्न वस्तुओं को लेकर, विभिन्न चीजों को लेकर उनके आपस में क्या नजरिए थे, वो किसी वस्तु को देखते थे, किस तरह से वो देखते थे, उस पर हम यहां बात करते हैं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 18वीं सदी और यूरोपीय सभ्यता की धारणा की अगर हम बात करें, शुरुआत में अगर आपको अपने उत्तर में ये शामिल करना है कि बात जब 18वीं शताब्दी की है, हमने कहा ना उत्तर आपको अलग अपने तरीके से हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं केवल, तो 18वीं सदी में जब यूरोपवासी वहां आए तो उनकी एक धारणा ये थी कि सभ्यता को लेकर उनकी अलग धारणा थी। उनका मानना था कि जो व्यक्ति साक्षर है, जो व्यक्ति संगठित धर्म, जिसका अपना एक संगठित धर्म है, या फिर जो व्यक्ति शहरीपन जिसमें है, वही व्यक्ति क्या है, सभ्य माना जाता है। तो उनकी सभ्यता को लेकर इस तरह की धारणा थी, जबकि वहां के जो मूल निवासी थे उनकी सभ्यता को लेकर इस तरह की कोई पूर्वाग्रह नहीं थे, उनमें इस तरह की कोई धारणा नहीं थी। तो यहां हम देखते हैं कि यूरोपियों के एक पूर्वाग्रह है, एक फिक्स धारणा है, वो किस तरह की है। और यहाँ कुछ जो विद्वान है उनके भी कोटेशंस आप दे सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से, जिनके नाम हमने शामिल किए। जैसे रूसो की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, वॉशिंगटन इरविंग की बात करें, ये जो 3 विद्वान हैं इनका उल्लेख भी आपको अपने उत्तर में कर सकते हैं। केवल नाम लिखेंगे तो भी पर्याप्त होगा, लेकिन इसके बारे में विशेषकर जो वॉशिंगटन इरविंग जो है उनके बारे में विशेष उल्लेख आप करें, क्योंकि वो वहाँ के मूल निवासियों से मिले थे और वहाँ के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के बारे में क्या सोचते थे इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो एक पक्ष हमने देखा कि जहाँ पर ये जो यूरोपीय लोग थे यहाँ के मूल निवासियों को असभ्य मानते थे क्योंकि उनके अपने पैमाने थे, जबकि मूल निवासियों की ऐसी कोई धारणा, हालांकि वो उनके पीछे उनका मजाक अवश्य करते थे, लेकिन वो उस तरह की धारणा, असभ्यता की कोई धारणा उनके मन में यूरोपियों के प्रति नहीं थी। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं वस्तुओं के प्रति नजरिया क्या था, कि जो वस्तुएं थी या चीजें थी या फिर जैसे कुछ भी हो तो उसके प्रति नजरिया किस तरह का था। मूल निवासी जो समझते थे कि प्रकृति ने उन्हें जो चीजें दी है वो उनके लिए उपहार है, तो उनका उन्हें सीमित मात्रा में ही उपभोग करना चाहिए, जितनी उन्हें आवश्यकता है उतना ही उपभोग करना चाहिए। जबकि जो यूरोपीय लोग थे वो इन्हें मुनाफे की दृष्टि से देखते थे। जैसे अगर हम जंगलों की बात करें तो जंगल को एक तरह से यूरोपीय लोगों में जंगल जब आते थे तो कल्पना ये थी कि वो उन्हें साफ करके खेत बनाना, बड़े बड़े खेत बनाना चाहते जहां पर वो मक्खी की खेती कर सके, जबकि मूल निवासियों के मन में इस तरह की कोई धारणा नहीं थी। वो इसे एक प्रकृति के एक उपहार के रूप में देखते थे। इसके अलावा प्रारंभिक यूरोपीय प्रवासी जब वहां आए तो उन्होंने किस तरह की चीजें वहां पे देखी। उन्होंने व्यापारी, वो बेदखल समुदाय उत्पीड़ित किया, मूल निवासियों के साथ बसावट की कोशिश उन्होंने की। एक जंगल के प्रति धारणा, जैसे भी हमने आपको बताया, तो कटे हुए जंगल और मक्खी के खेत किस तरह से वो उनको देखते थे, इन चीजों को आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। गोल्ड रश ने किस प्रकार अमेरिका में औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया। गोल्ड रश के प्रश्न के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन वहां केवल एक तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गोल्ड रश की घटना कब हुई, लेकिन यहां यह है कि गोल्ड रश ने किस प्रकार अमेरिका में औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया। तो यहां आपको गोल्ड रश के बारे में पूरा बताना पड़ेगा कि गोल्ड रश आखिर क्या है और किस तरह से उसने किन किन चीजों को प्रोत्साहन दिया जिससे कि अमेरिका महाद्वीप में औद्योगिक विकास हुआ। देखिए, ये जो गोल्ड रश की घटना है ये कब होती है, 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में गोल्ड रश की घटना हुई थी। तो हुआ क्या कि अमेरिका महाद्वीप का एक प्रांत है कैलिफोर्निया, तो वहाँ सोने की प्राप्ति के कुछ चिन्ह मिले। सोने की प्राप्ति के संकेत जब मिलते हैं तो बहुत से यूरोपीय देशों से जो लोग वहाँ पर उस सोने की प्राप्ति के लिए आते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपना भाग्य आजमाने के लिए अमेरिका आते हैं। लेकिन ये जो लोग थे, जो अमेरिका पहुंचे थे, यूरोपीय लोग, ये बहुत उद्यमशील लोग थे। इन्होंने वहां आके बहुत मेहनत की। इसी वजह से गोल्ड रश की जो घटना है उसने अमेरिका की जो तकदीर थी, अमेरिका का जो भविष्य था,
पूरी तरह से बदल के रख दिया था। क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे महाद्वीप में रेलवे का निर्माण होता है, पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग थे उनका निर्माण होता है, और उनके लिए जो साजो सामान चाहिए होता था उसके लिए बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते हैं। तो इसकी वजह से अमेरिका की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसका पूरी तरह से बदलाव हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है पूरी तरह से। इसके अलावा जो वहाँ से लोग आए थे, यूरोपवासी, जो यूरोप से जो प्रवासी वहाँ आए थे अमेरिका में, तो उन्होंने जंगलों को साफ करके, लोहे की सहायता से उन्होंने बड़े बड़े जंगल साफ करके वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए थे, बड़े बड़े खेतों का निर्माण किया था जिसमें उन्होंने मक्के की खेती की थी। तो इसकी वजह से कृषि के लिए जो साजो सामान चाहिए होता था उसके लिए भी बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया गया। उन्होंने भी इन यानी दो चीज़ों ने, एक तो रेलवे ने और दूसरा ये जो कृषि के लिए जो औजार बनाने वाले जो उद्योग थे, इन्होंने अमेरिका के औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम देख रहे हैं कि 1870 ईस्वी में अमेरिका में रेलवे का निर्माण होता है या रेलवे का विकास होता है। वहीं 1885 में कनाडाई रेलवे की स्थापना होती है। तो ये जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बनाए गए थे ये इसी दौर में बनाए गए थे। औद्योगिकरण के कारण हमने देखा रेलवे और कृषि, ये जो औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण यहाँ पर आता है। पहला चरण ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन दूसरा चरण जो है वो अमेरिका उसका नेतृत्व कर रहा है, और रूस, अमेरिका और जर्मनी उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दो प्रमुख उद्योग थे, एक तो रेलवे और दूसरा कृषि, जिनकी वजह से अमेरिका में औद्योगिकरण हुआ। इसके लिए खेती का विस्तार हुआ और जंगली भैंसों का उन्मूलन किया गया। 1892 ईस्वी में आकर ये महाद्वीपीय विस्तार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है इसी दौर में। तो ये इस वजह से हमने देखा कि दो चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको अपने उत्तर में शामिल करनी है। एक तो रेलवे का विकास हुआ, और उस रेलवे के विकास की वजह से जो साजो सामान बना था उसकी वजह से औद्योगिक विकास हुआ। दूसरा था खेती, कृषि का जो विस्तार हुआ था उसकी वजह से भी ये औद्योगिक विकास वहाँ पर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप वासियों की मूल निवासियों के प्रति सोच में बदलाव के बारे में बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक मूल निवासियों का विस्थापन किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। लेकिन एक दौर भी आया जब यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे या जो प्रवासी थे, यूरोपीय प्रवासी थे, उनकी सोच में बदलाव आया उनके प्रति। तो इस यूरोपियों की मूल निवासियों के प्रति जो सोच में बदलाव आया था उसके बारे में हमें बताना अपने उत्तर में। देखिए 1968 ईस्वी में मानव शास्त्री हुए एक स्टेनर नाम के एक विद्वान हुए मानव शास्त्री। उनका ग्रंथ था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका विस्थापन किया गया, और उन्होंने इतिहासकारों से ये सवाल पूछा कि आखिर आप क्यों चुप रहे इतने वर्षों तक, और आखिर ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, उनकी संस्कृति थी, उसके बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की साइलेंस यानी उसकी चुप्पी के बारे में सवाल उठाए गए। यहाँ मूल निवासियों के बारे में सोच में इसी वजह से जो पहला ग्रंथ था, इसकी वजह से वहाँ पर लोगों में, जब लोगों ने ग्रंथ पढ़ा और वहाँ के मूल निवासियों के बारे में सुना तो लोगों के मन में बदलाव आया उसको लेकर। ऑस्ट्रेलिया इतिहास लेखन में परिवर्तन हुआ। इसके बाद हमने देखा कि एक इतिहासकार हैं हेनरी रेनॉल्ड्स, उन्होंने ग्रंथ लिखा वाई वरंट वी टोल्ड, यानी हमें क्यों नहीं बताया गया। वाई वरंट वी टोल्ड यानी हमें जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी संस्कृति थी, उनकी सभ्यता थी, उनके बारे में आखिर हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने ये सवाल उठाया अपने ग्रंथ के माध्यम से। इसके अलावा वहाँ जो मूल संस्कृतियों के अध्ययन को भी प्रोत्साहन मिला। इसके बाद वहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो प्रवासी थे उन्होंने वहाँ के विश्वविद्यालयों में, कला दीर्घाओं में, संग्रहालयों में यहाँ की जो मूल संस्कृति थी उसका अध्ययन और उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो राजकीय नीति थी उसमें भी बड़ा परिवर्तन आया। विशेषकर 1974 ईस्वी में उसमें एक बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं कि वहाँ के जो मूल निवासी थे और अन्य संस्कृतियों का सम्मान किया जाना शुरू कर दिया वहाँ की सरकार ने। इसके अलावा 1970 के दशक की अगर हम बात करें तो मानवाधिकारों को लेकर मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो मंच थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच थे, वहाँ पर यहाँ के मूल निवासियों की जो मानवाधिकार थे उनको लेकर मांग की गई और मूल निवासियों की ज़मीन के साथ संबंध को स्वीकार किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय समायाचना दिवस की भी, ऑस्ट्रेलिया ने एक राष्ट्रीय समायाचना दिवस की भी शुरुआत की, जिसे हमने 26 मई को, प्रतिवर्ष 26 मई को जो व्यवहार इनके पूर्वजों ने वहाँ के मूल निवासियों के साथ किया था उसके लिए उन्हें समायाचना के लिए एक दिवस निश्चित किया जो कि 26 मई था। यहाँ पर आपको ये एक सारणी दी गई जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलियाई जो थे उनकी नीति का खात्मा किया गया और एशिया प्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त दी गई। 1992 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा टेरा न्यूक्लियस की कानूनी अवैधता की घोषणा की और 1770 ईस्वी के पहले से जमीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता दी गई। 1995 की अगर हम बात करें तो आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट टापुवासी
के जो बच्चे थे उनके परिवारों को अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच की गई। और उसके बाद 1999 ईस्वी में जो 1820 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी के जो दशक थे उनके बीच जो गुम हुए बच्चे थे उनके लिए माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस या नेशनल सॉरी डे जो कि 26 मई को मनाने का निश्चय किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रवासी यूरोपीय थे उनकी सोच में किस तरह से बदलाव आया वहाँ के मूल निवासियों के लिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4, यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। जो यूरोपीय साम्राज्यवाद था दोस्तों, यूरोपीय साम्राज्यवाद का मतलब है कि जब यूरोपीय लोग विभिन्न महाद्वीपों में पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपने उपनिवेश बसाए और इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उनकी प्रकृति, उस साम्राज्य विस्तार की प्रकृति क्या थी, आखिर उसका स्वरूप क्या था। देखिए 17वीं सदी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में स्पेन और पुर्तगाल के नेतृत्व में साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई थी। हमने देखा था भौगोलिक खोजें जो कि 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच भौगोलिक खोजें हुई थी और उसका नेतृत्व स्पेन और पुर्तगाल ने किया था। तो उस समय उन्होंने जो अमेरिका महाद्वीप थी उसकी खोज की और वहाँ पर अपने साम्राज्य स्थापित किया। शुरुआत उन्होंने की थी वहाँ पर, और उनकी शुरुआत व्यापारिक उद्देश्य से वहाँ पर हो गए थे, लेकिन सोने और चांदी की प्राप्ति के लिए। तो शुरुआती जो उद्देश्य था इनका हमेशा व्यापार करना था, लेकिन बाद में जाके जब उन्होंने वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ देखी तो वहाँ पर उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद नए यूरोपीय राष्ट्रों का प्रवेश बाद में हम देखते हैं कि ये जो पूरी 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में क्या होता है, स्पेन और पुर्तगाल जो है कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद जो कुछ नए प्रतिद्वंदी भी इनके सामने आते हैं, उनमें इंग्लैंड, फ्रांस या हॉलैंड को हम शामिल कर सकते हैं। इसमें अमेरिका और अफ्रीका और फिर एशिया में विभिन्न उपनिवेश स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। अगर प्रकृति की बात करें तो मुख्य रूप से इनकी जो उपनिवेश स्थापित करने का जो तरीका था हर महाद्वीप में अलग अलग हुआ करता था। जैसे अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया विशेषकर जैसे भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यूरोपवासी आए थे, मुख्य रूप से ब्रिटिश लोग जो आए थे, उन्होंने यहाँ उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। क्योंकि जब वो भारत में आए तो भारत जो था वो कई हिस्सों में कई राजनीतिक शक्तियों में बटा हुआ था, इसीलिए उन्होंने इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर वहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित की। इसके अलावा हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में उन्होंने मुख्य रूप से वो समुद्र तट के सहारे ही उन्होंने हमेशा कब्जा किया, वहाँ के जो मुख्य शहर थे उन्हीं पर उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था और काफ़ी बाद में जाकर 20वीं शताब्दी में जाकर वो इनके अंदरूनी क्षेत्रों में प्रवेश किया उन्होंने। इसके अलावा सेटलर शब्द की हम बात कर सकते हैं कि सेटलर शब्द जो है वो यहाँ के मूल निवासियों के लिए, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये जो चीज़ है ये आपके उत्तर में आपको अवश्य शामिल करनी है। अब हम इसके निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय उपनिवेशवाद की स्थापना का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वहां पर यूरोपीय उपनिवेशवाद की बात हम कर रहे हैं, उसका स्थापना वहां पर किस तरह से हुई है। विशेषकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम शामिल करते हैं कनाडा को और संयुक्त राज्य अमेरिका को, इसमें हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब यूरोपीय लोग वहां आए और उन्होंने यूरोपियनों से किस तरह से मुकाबला, तो 17वीं सदी में यूरोपियनों का आगमन वहां पर होता है। 17वीं सदी में सबसे पहले यूरोपीय लोग वहाँ आए थे और स्थानीय लोग, और जब वो वहाँ के लोगों से मिले तो वहाँ के जो लोगों का जो व्यवहार था उनके प्रति बहुत ही दोस्ताना व्यवहार उन्होंने किया था। यूरोपियनों के साथ वस्तुओं का उन्होंने, अपनी जो वस्तुएं थी उनका आदान प्रदान भी उनके साथ किया था। उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि जब यूरोपीय लोग वहाँ आए तो उनका हिंसक प्रतिरोध उन्होंने नहीं किया था। इसके अलावा हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, कंबल, लोहे के बर्तन, इनका उन्होंने आपस में आदान प्रदान किया था जो यूरोपीय लोग थे उनके साथ। अब बात करें 18वीं सदी की, 17वीं शताब्दी में इस तरह की जब वो यूरोपीय लोग वहाँ आए तो उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, दोस्ताना व्यवहार वहाँ के मूल निवासियों ने किया। लेकिन जब 18वीं शताब्दी की बात करें तो यूरोपीय सभ्यता की जो धारणा थी, यूरोपीय लोग लेकिन जब यहाँ आए तो उनकी जो धारणा थी मुख्य रूप से यहाँ के मूल निवासियों के प्रति वो कुछ अलग थी। वो उन्हें असभ्य मानते थे। कारण ये था कि उनके मानना था कि जो व्यक्ति साक्षर है, जिसका अपना संगठित धर्म है, या जो व्यक्ति शहरीपन में है, वही व्यक्ति सभ्य हो सकता है। जबकि वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी धारणा, उनके पास इस तरह के कोई पूर्वाग्रह नहीं थे यूरोपीय लोगों को लेकर। तो धारणा की अगर हम बात करें तो इस तरह की दोनों की विपरीत धारणा एक दूसरे को लेकर थी। इसके अलावा जो प्राकृतिक वस्तुएं थी उनके प्रति भी जो नजरिया था यूरोपीय वासियों का वो अलग था। वो उनसे मुनाफा कमाना चाहते थे। जैसे अगर हम जंगल की बात करें, वनों को लें, तो यूरोपवासी हमेशा वनों को काट कर वहां पर बड़ी कृषि फार्म स्थापित करना चाहते थे। जबकि जो मूल निवासी थे उनका ये मानना था कि वो प्रकृति के दिए गए उपहार है, इसलिए उनका सीमित मात्रा में उपभोग किया जाना चाहिए। प्रारंभिक यूरोपीय प्रवासियों की बात करें तो उनका बहुत बेदखली की गई। उनके व्यापारिक दृष्टि से वो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को बेदखल कर दिया, उनको उत्पीड़ित किया और मूल निवासियों को एक साथ बसने के लिए मजबूर भी उन्होंने किया। जंगल के प्रति धारणा, संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार। तो पहले इसमें कनाडा से पहले हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार आखिर किस तरह से हुआ। यहाँ जब यूरोपीय लोग आकर बस गए तो यहाँ के मूल निवासियों को हटाकर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया
और किस तरह से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। देखते हैं कुछ तो क्षेत्र इन्होंने क्या किए, कुछ क्षेत्र इन्होंने खरीद के माध्यम से कुछ क्षेत्रों का विस्तार किया। जैसे कि हम बात करें लुसियाना प्रांत की, जो कि उन्होंने फ्रांस से खरीदा था, या अलास्का की बात करें तो उन्होंने रूस से खरीदा था। जीते हुए क्षेत्र उन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीता भी, दक्षिणी भाग की अगर विशेषकर बात करें, और मैक्सिको का जो उत्तरी हिस्सा है और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसका जो अधिकांश हिस्सा है उन्होंने युद्ध में जीतकर प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने मूल निवासियों के विस्थापन के द्वारा भी बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त किया था। विशेषकर हम बात करें पश्चिमी जो क्षेत्र था उसको उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया, जिसको फ्रंटियर कहा जाता था काफ़ी लंबे समय तक। यानी कि जहाँ पर जो मूल निवासी रहते थे, मूल निवासी जहाँ जिस क्षेत्र में रहते थे उसे फ्रंटियर कहा जाने लगा, तो उनको पश्चिम की दिशा में धकेल दिया गया और उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखते हैं 19वीं शताब्दी की बात, 18वीं शताब्दी की 17वीं शताब्दी देखा किस तरह की धारणा थी, 18वीं शताब्दी में किस तरह की चीजें की गई। 19वीं शताब्दी की बात करें तो अमेरिका का जो भूदृश्य था वो पूरी तरह से बदल चुका था दोस्तों। वहाँ के भूदृश्य में बिल्कुल परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि हमने देखा था गोल्ड रश की घटना के बाद काफ़ी यूरोपीय लोग वहाँ पर आए थे। तो गोल्ड रश की घटना जब हुई तो बहुत से यूरोपीय देशों से लोग वहाँ आए। कौन कौन से देशों के लोग वहाँ आए और उन्होंने क्या क्या यहाँ पर स्थापित किए, उनके बारे में अगर हम बात करें तो विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस की अगर बात करें तो ब्रिटेन और जो फ्रांस के जो प्रवासी थे वो यहाँ आए थे, वो लोग थे जो कि उत्तराधिकार से वंचित हो गए थे और वो यहाँ पर आकर एक अपनी खुद की ज़मीन, खुद का भूमि खरीदना चाहते थे। इसके अलावा जर्मनी, स्वीडन और इटली के प्रवासियों की अगर हम बात करें तो वो एक कृषक समुदाय था। वहीं पोलैंड के जो निवासी थे वो भी कृषक थे, तो वो यहाँ पर एक कृषि भूमि प्राप्त करना चाहते थे और उसमें खेती करना चाहते थे। इसके अलावा दक्षिणी इलाके की अगर हम बात करें, जो दक्षिण अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिणी राज्य थे वो मुख्य रूप से वहाँ पर दास व्यापार के लिए वहाँ पर यूरोपीय लोग आए थे। अब बात करें दास प्रथा की समाप्ति, लेकिन दास व्यापार जब हुआ तो दास प्रथा की समाप्ति के लिए एक गृह युद्ध को हम यहाँ पर होता हुआ देखते हैं। गृह युद्ध वहाँ अमेरिका में हुआ था, विशेषकर उत्तरी राज्यों और दक्षिण राज्यों के बीच दास प्रथा की समाप्ति को लेकर दोनों हिस्सों में युद्ध हो गया था, जो कि 1861 से लेकर 1865 ईस्वी के बीच हुए हैं। और अंत में हम देखते हैं कि दास प्रथा की समाप्ति कर जाती है, उत्तरी राज्यों की इसमें विजय होती है। अमेरिका की बस्तियों का विस्तार और मूल निवासियों की बेदखली, किस प्रकार से अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया और यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें पश्चिम दिशा की ओर खदेड़ दिया था। ज़मीनों की कम कीमत, और इसके अलावा जब उनको वहाँ की उनकी ज़मीन से उन्हें निकाला जाता था तो उन्हें बहुत कम कीमत इसकी दी जाती थी और कई बार वो जालसाजी उनके साथ की जाती थी। इसके बाद हम बात करें कि जॉर्जिया और चिरोकी कबीले की जो घटना है उसका भी आपको अपने उत्तर में उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस प्रकार जॉर्जिया के जो चिरोकी कबीला था उसके प्रति अमेरिका के राष्ट्रपति जैक्सन थे उनकी क्या धारणा थी। इसके अलावा जॉन मार्शल जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या निर्णय दिया और किस प्रकार दोनों के निर्णय बिल्कुल अलग थे। जहाँ जॉन मार्शल ने उनका पक्ष लिया था, वहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जैक्सन, उन्होंने एक तरह से वहाँ सैनिक कार्रवाई कर दी थी और आंसुओं की एक राह जो घटना हुई थी, यानी जब 15,000 के आसपास जो मूल निवासी थे वो पश्चिम दिशा में खदेड़ दिए गए और इसी रास्ते में जाते 1/4 के आसपास की मृत्यु हो गई थी। मूल निवासियों की भूमि उपयोग को लेकर आलोचना और अधिकार, उनकी अक्सर यूरोपीय लोग थे, ब्रिटिश लोग थे या फ्रांस के जो लोग थे, वो वहाँ के मूल निवासियों की इस बात को लेकर आलोचना करते थे कि उन्हें इस भूमि का निर्माण करना, इस्तेमाल करने के तरीके नहीं आते हैं, वो इसका उपयोग नहीं जानते हैं और इस आधार पर वो अपना आधिपत्य वहाँ पर स्थापित करने को सही मानते थे। पश्चिम अमेरिका के मूल निवासी और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ स्थायी निवास हेतु शुरुआत में तो उन्होंने उन्हें एक रिजर्वेशन के नाम पर पश्चिमी जो अमेरिका था वहाँ पर मूल निवासियों को स्थान दे दिया गया, जिन्हें फ्रंटियर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में जब वहाँ पर बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति होने लगी तो उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया और उन लोगों को एक साथ एक छोटे से क्षेत्र में बहुत से मूल निवासियों को रहने के लिए मजबूर किया गया। तो मूल निवासी इलाके में आरक्षण उन्हें देने की बात कही मूल निवासियों द्वारा, लेकिन अंत में जाकर मूल निवासियों ने इस बात का प्रतिरोध किया और लगभग हम देखते हैं कि 2 तरह के विद्रोह होते हैं। 1865 ईस्वी से 1890 ईस्वी के बीच विद्रोह संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं, जबकि 1869 ईस्वी से लेकर 1885 के बाद मोंटिसो में विद्रोह होते हैं, जो कि कनाडा में जो विद्रोह हुए उन्हें। इसके 1840 में हम कैलिफोर्निया में जो सोने की प्राप्ति 19वीं शताब्दी की इस घटना की हम बात कर चुके हैं, किस प्रकार इस घटना ने अमेरिका का जो था औद्योगिक विकास किया था, यूरोपीय लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ था और रेलवे के विकास से और इसके अलावा जो कृषि का विकास था उसकी वजह से अमेरिका का औद्योगिकरण हुआ था। अब देखें औद्योगिकरण के कारण क्या, रेलवे और कृषि के सामानों का निर्माण इसकी वजह से हुआ था, खेती का विस्तार और जंगली भैंसों का उन्मूलन कर दिया। 1892 ईस्वी महाद्वीपीय विस्तार की जो पूरी घटना थी वो समाप्त, यानी कि अमेरिका ने 1892 ईस्वी में आकर महाद्वीपीय विस्तार को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरी घटना में, इस पूरे 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी जो 300 वर्ष का जो इतिहास है उसमें आकर ये होता है कि मूल निवासी लगभग वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से मूल निवासियों और यूरोपीय अमेरिकी लोगों के प्रति जो भेदभाव था
1770 ईस्वी के दशक और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। पुरानी दुनिया को राजशाही और अभिजात तंत्र का विरोध किया, संपत्ति के अधिकार की बात की थी, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात यहाँ पर की जाने लगी। और बाद में जाकर हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध में आके जो अमेरिकी लोग थे उनकी सोच में परिवर्तन आता है यहाँ के मूल निवासियों को लेकर, और कई तरह की जो प्रावधान किए जाते हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति के बचाव के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने ये जो अध्याय है, ये अध्याय आज हमने समाप्त कर लिया है। और इसमें आज हमने ये देखा था कि इसके जो निबंधात्मक प्रश्न है और इसके जो लघुतरात्मक प्रश्न है उन पर आज भाग में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, ये अध्याय अब समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आया होगा और आपने कई ऐसी चीज़ें देखी होगी कि आखिर किस प्रकार से आपको पता चला होगा कि जो जनसंख्या है आज अमेरिका महाद्वीप की, कनाडा की और दक्षिण अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो वहाँ के मूल निवासी नहीं है, बल्कि उनके मूल निवासियों का वहाँ से पूरी तरह से विस्थापन कर दिया गया। हालांकि उनकी सोच में बाद में परिवर्तन भी आता, यूरोपीय जो प्रवासी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ की मूल संस्कृति को लगभग वहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, अब इसके हम अंतिम पड़ाव में आप पहुँचे हैं और अगला जो अध्याय है यानी अध्याय 11 है, उसमें हम बात करेंगे आधुनिकीकरण के रास्ते। तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम वहाँ पर एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लेंगे, चीन और जापान का उदाहरण वहाँ पर लेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से, उस संदर्भ के माध्यम से आपको समझाएंगे कि दुनिया का किस प्रकार से उपनिवेशों की समाप्ति होगी दुनिया में और किस तरह से दुनिया के जो नए देश थे उन्होंने अपना विकास किया। उसके बारे में हम उस अध्याय में चर्चा करेंगे। और अब आप भी कोशिश कीजिए उस अध्याय को, जब हम वो अध्याय पढ़ें उससे पहले वो अध्याय आपके लिए लेके आएँ, उससे पहले आप कोशिश कीजिए उस अध्याय को स्वयं पढ़िए अपनी पाठ्यपुस्तक से, और उस अध्याय से संबंधित जितनी भी तरह की जानकारी है, विशेषकर चीन और जापान जो है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन कीजिए, उनकी भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में जानिए, ताकि हम जब हम उनका जो इतिहास है वो हम पढ़ें, उनकी क्रांतियाँ पढ़ें और उनका जो आधुनिकीकरण किस प्रकार से हो उसके बारे में चर्चा करें, तो आपके पास एक धरातल हो, एक आधार भूमि हो उस अध्याय को समझने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।